छत्तीसगढ़ वन और खनिज संपदा से समृद्ध, मगर आदिवासी इलाकों में नक्सलवाद से जूझता छत्तीसगढ़। 11 और 19 तारीख को छत्तीसगढ़ में होना है चुनाव। 27 जिलों की कुल 90 सीटों पर 2 तारीखों में होंगे चुनाव। मुख्यमंत्री रमन सिंह के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं लोग? बिजली, पानी, सड़क और कानून व्यवस्था का क्या है हाल? क्या सस्ता अनाज इस बार भी बांधेगा रमन सिंह के सिर सेहरा, या फिर नक्सली हमले की सहानुभूति बटोर ले जाएगी कांग्रेस? कहीं रमन के सिर तो नहीं फूटेगा मंत्रियों के भ्रष्टाचार का ठीकरा? हम बताएंगे आपको क्या होगा छत्तीसगढ़ में अगर अभी चुनाव हो तो पहले चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की। जी हां, ठीक 9 बजे हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश का हाल, लेकिन अभी छत्तीसगढ़। आपको बता दें कि IBN7 के लिए CSDS ने सर्वे किया है। 13 से 20 अक्टूबर के बीच में इस सर्वे में 25 विधानसभा सीटों पर जनता की राय ली गई। 99 पोलिंग स्टेशनों के 1861 वोटरों से बातचीत की गई। और इस सर्वे पर चर्चा के लिए हमारे साथ CSDS के फेलो संजय कुमार, यूनियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर प्रभु चावला और RSS के जानकार चिंतक राकेश सिन्हा रांची से जुड़ रहे हैं, प्रभात खबर के संपादक हरिवंश, जबकि दिल्ली से जुड़ रहे हैं समाजशास्त्री जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर विवेक कुमार। बिल्कुल। और सबसे पहले यहां पर संजय, अगर आप थोड़ा दर्शकों को एक सेंस दें, जो ये हमने बातें बताई कि 13 से 20 के बीच में हमने ये सर्वे किया है, 25 विधानसभा सीटें, कुल मिलाकर वहां 90 विधानसभा सीटें हैं, और सैंपल साइज मुझे थोड़ा छोटा लगा 1861 का। ये थोड़ा समझाइए। देखिए, सर्वे में आंकड़ों का सैंपल साइज का एक महत्व तो है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आप बड़े से बड़ा सैंपल लेते जाएं और आपका सैंपल अच्छा से अच्छा होता जाएगा। सैंपल के साथ साथ आप ये देखिए कि इसकी विश्वसनीयता के बारे में कितना रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है। और अगर आप अलग अलग पैमानों पर देखें कि इन जो 1861 इंटरव्यूज किए गए, उसमें गांवों के में इंटरव्यूज का अनुपात, शहरों में इंटरव्यूज का अनुपात कितना है, मेन विमेन कितने हैं जी, और SC ST, अगर आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो सैंपल है, जो 1861 लोगों का हमने इंटरव्यू किया, लेकिन ये तकरीबन जो छत्तीसगढ़ के मतदाता हैं उसके स्वरूप को दिखाता है। तो इसलिए हमें आंकड़ों पर अभी तक काफी भरोसा है। जी बिल्कुल। और हम आपको बता दें कि इस वक्त हम आपको सबसे पहले जो आंकड़े बताने वाले हैं वो आंकड़े हैं कि वहां पर किस पार्टी के पक्ष में कितने प्रतिशत वोट पड़ने जा रहा है। और हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस और बीजेपी, BSP और अन्य का मामला हमारे सामने है, जिसमें कांग्रेस को 2008 में 38.6% वोट मिला था, लेकिन 2013 में यानी अब अगर वोट पड़ने हो तो सिर्फ 32% यानी 6.6% का नुकसान कांग्रेस को होता नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी को 40.3% वोट मिले थे 2008 के चुनाव में, और 2013 में अगर अभी वोट पड़ जाए तो 46% यानी 5.7% का एक तरीके से फायदा बीजेपी को हो रहा है। और ये मानिए कि कम से कम पिछले 10 साल से वहां सरकार बीजेपी की चल रही है। BSP 6.1 पर थी, 6.6 पर अभी 2013 में भी है, यानी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। और अन्य के खाते में भी 16% वोट पड़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर ये आंकड़ा हम बताएं तो इस आंकड़े से बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी की स्थिति पहले से काफी मजबूत नजर आ रही है 2008 की तुलना में, और कांग्रेस की स्थिति वहां पर कमजोर होती नजर आ रही है। प्रभु, ये जो आंकड़ा है, बीजेपी की स्थिति मजबूत, कांग्रेस की स्थिति कमजोर, क्या कहेंगे आप इसमें? बड़ा क्लियर है। चुनाव जो आजकल हो रहे हैं वो व्यक्तियों के नाम पर हो रहे हैं, क्योंकि ये जैसे अभी बीजेपी ने देर से हर्षवर्धन का अनाउंस किया दिल्ली के, उनको लगा कि जब तक कोई नेता नहीं सामने हो, लोग आजकल देखते हैं कि हमारे ऊपर राज करने वाला कौन है। पार्टी के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करते। पार्टी का एक अपना महत्व होता है, उसके एक कोर वोट होते हैं, और वहां पर रमन सिंह पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के अंदर अभी भी झगड़ा होता है कि कौन बनेगा, ट्राइबल होगा, नॉन ट्राइबल होगा, और अपने जो पहले मुख्यमंत्री वहां पर रह चुके हैं जोगी साहब, उनका क्या रोल होने वाला है। तो इसलिए लगता है कि वहां पर नेतृत्व कांग्रेस का कोई नहीं है। जो अच्छा नेतृत्व था वो बेचारे अनफॉर्चुनेटली उनको मार दिया गया। तो रमन सिंह की फैक्टर है कि मोदी भी फैक्टर है? नहीं, मोदी का साहब की मीठी गोलियां ही काम कर रही हैं, क्योंकि मोदी का करिश्मा? मेरे को लगता है रमन सिंह वहां 10 साल से हैं। मोदी तो अभी बने हुए राष्ट्रीय लेवल के ऊपर, वहां पर चुनाव जो हो रहा है रमन सिंह बनाम क्वेश्चन मार्क है। इसलिए लगता है कि एक जो देखा हुआ आदमी है वो ज्यादा, ये मेरी फीलिंग है कि रमन सिंह की जगह कहीं वहां पर पहले से कांग्रेस ने नेता डिक्लेयर कर दिया होता तो शायद अच्छा इससे रिजल्ट हो सकता था। कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा
और वहां पर कोई नेता नहीं होना और अच्छे नेताओं की मृत्यु हो जाना। इसलिए कांग्रेस चाहे यूनाइटेड कोशिश कर रही है कि हर जगह ट्राइबल को लेकर के साथ में चले, परंतु मेन कारण लगता है पिछले चुनाव से अभी जो लगता है कि नेतृत्व वहां पर कौन होगा, सरकार कौन बनाएगा, उसकी वजह से बीजेपी की पॉपुलैरिटी ज्यादा है। मोदी का कंट्रीब्यूशन 1%। हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिर वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ऐसा होता नजर आ रहा है। आपको सीधे ले चलेंगे अपने सहयोगी समीर अब्बास के पास, जो आपको बताएंगे कि दरअसल क्या रमन सरकार को एक और मौका मिलना चाहिए, कैसा रहा रमन सरकार का कामकाज और सरकार के कामकाज पर लोगों की राय क्या है। समीर। शुक्रिया। 11 और 19 नवंबर को 27 जिलों की 90 सीट्स पर छत्तीसगढ़ में वोट पड़ने, और आज हम आपको स्थिति दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई छत्तीसगढ़ की जनता रमन सिंह को एक और मौका देने के लिए तैयार है। हमने ये सवाल साल 2008 में भी किया था, विधानसभा चुनाव से ऐन पहले। उस वक्त स्थिति क्या थी, सबसे पहले ये देखिए। जब हमने ये सवाल पूछा मतदाताओं से कि क्या रमन सरकार को एक और मौका मिलना चाहिए, उस वक्त 51% लोगों ने कहा था हां, रमन सरकार को एक और मौका मिलना चाहिए, जबकि 26% लोग इससे इनकार कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि रमन सिंह दोबारा सरकार में आए, जबकि 24% की कोई राय नहीं थी। 5 सालों में हालात कितने बदले हैं। साल 2013 में छत्तीसगढ़ की जनता क्या चाहती है, नतीजा हमारे सामने है। हमारे जो प्री पोल सर्वे है उसके मुताबिक 47% लोग अभी भी ये चाह रहे हैं कि रमन सिंह दोबारा सत्ता में आए, वो दोबारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसा रहा रमन सिंह सरकार का कामकाज। सबसे पहले 5 साल पहले आपको लिए चलते हैं। 2008 में जब हमने ये सवाल पूछा था तो 72% लोग, ज्यादातर लोग संतुष्ट थे रमन सिंह सरकार के कामकाज से। 72%, जो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। लोगों ने कहा था कि कामकाज संतोषजनक रहा, वो संतुष्ट नजर आए, जबकि सिर्फ और सिर्फ 14% ऐसे लोग थे जो रमन सिंह सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं थे साल 2013 में। अब जब हम ये सवाल पूछ रहे हैं जनता से, तो जनता की राय क्या है। 66% लोग, थोड़ी सी परसेंटेज कम जरूर हुई है, थोड़े से असंतुष्ट लोगों की संख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन रमन सिंह सरकार के लिए फिर भी खुशखबरी। 66% लोग अभी भी संतुष्ट हैं रमन सिंह सरकार के कामकाज से। अब हम सरकार के काम का लेखा जोखा आपको दिखाते हैं। सड़कों की स्थिति कैसे हुई, लोग क्या कहते हैं। 47% लोगों का मानना है कि सुधार हुआ है, सड़क जो है वो और अच्छी बननी शुरू हुई है, छत्तीसगढ़ में सड़कों के हालात सुधरे हैं, जबकि 39% कहते हैं कि बदतर हुई है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अस्पतालों की स्थिति 24% लोग, कम आंकड़ा है, यानी इस क्षेत्र में और काम करने की जरूरत है रमन सिंह सरकार को। 24% लोग मानते हैं कि सुधार हुआ है, जबकि 44% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, हालात और ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं, अस्पतालों की व्यवस्था सुधारनी होगी। 22% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं हालात जस के तस हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, बिजली की बात करते हैं। बिजली में हालात सुधरे हैं, लोगों का यह मानना है। 52% लोग कह रहे हैं कि सुधार हुआ है। सरकार का लेखा जोखा दिखा रहे हैं आपको। सिंचाई व्यवस्था, किसान खुश हैं या नहीं, ये रमन सिंह सरकार का जो नतीजा है वो हमारे सामने है। 27% किसान कह रहे हैं कि हां, जो सिंचाई की व्यवस्था है वो अच्छी है, लेकिन 36% लोग, यहां पर भी असंतुष्ट लोग जो हैं उनका आंकड़ा ज्यादा है। 36% लोग बता रहे हैं कि हालात और ज्यादा बदतर हुए हैं। वहीं अगर हम शिक्षा की बात करें, स्कूलों की बात करें, तो 42% लोग मानते हैं कि सुधार हुआ है, जबकि 34% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हालात और ज्यादा बदतर हुए हैं, पहले से खराब हुए हैं। पेयजल की बात करेंगे। पेयजल एक बड़ी समस्या है, लेकिन रमन सिंह सरकार ने इस क्षेत्र में काम किया है, ऐसा लोगों का मानना है। आंकड़े हमारे सामने हैं। 52% लोग कह रहे हैं कि सुधार हुआ है, जबकि 30% लोग बता रहे हैं कि हालात पहले से ज्यादा बदतर हुए हैं। कानून व्यवस्था निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन 35% लोगों की राय है, यहां पर भी ज्यादातर लोगों की राय है कि हालात पहले से सुधरे हैं, बेटर हुए हैं। तो यह है छत्तीसगढ़ का हाल, यानी कुल मिलाकर रमन सिंह के लिए खुशखबरी है। तीसरी बार वो काबिज होने जा रहे हैं सत्ता पर, इस प्री पोल सर्वे के मुताबिक, अगर आज चुनाव हुए तो। यह है ताजा स्थिति। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं हमारे मेन स्टूडियो। तो समीर ने आपको बताया क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या सोच है एक आम मतदाता की। लेकिन तीसरी बार सत्ता पर काबिज होते दिख रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह। हमारे साथ हरिवंश जी भी जुड़े हुए हैं रांची से। और हरिवंश, आप
जो बात प्रभु यहां पर कह रहे थे कि कोई नेतृत्व, कोई विकल्प के तौर पर कांग्रेस नहीं आ पाई। अगर हम 25 मई का जिक्र करें और टॉप लीडरशिप, 4 बड़े नेता मारे जाते हैं वहां पर, उसको भी एक सहानुभूति लहर के तौर पर क्या कांग्रेस पेश नहीं कर पाई? क्या कांग्रेस गेव अप द फाइट चुनाव होने से पहले? दरअसल अजित जोगी कांग्रेस के लिए संकट भी है और कांग्रेस के लिए एसेट भी है जी। उन्होंने अपने मुकाबले किसी को वहां खड़ा नहीं होने दी और अंत तक मोतीलाल वोरा को वहां ला करके कन्वेनर बनाना पड़ा। इस तरह कांग्रेस में वहां काफी झगड़े हैं। फिर भी सर्वे के जो परिणाम है और जो सामाजिक हालात वहां के दिखते हैं उससे थोड़ी मेरी भिन्नता है, क्योंकि वहां ट्राइबल्स और दलित और ओबीसी तीन में बहुत गहरा असंतोष है सरकार के प्रति। ट्राइबल्स के मन में यह बड़ा एक सवाल है कि मध्य प्रदेश का जब हिस्सा था छत्तीसगढ़, तब जो हमारा रिजर्वेशन में हिस्सा था उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, यानी 27% का 27% हिस्सा रहा। ओबीसी यह मानता, दलित मानते हैं कि हमारी स्थिति यहां मजबूत है, हमारी स्थिति भी बेहतर होनी चाहिए थी, लेकिन जो स्थिति मध्य प्रदेश के समय थी वही हमारी है। 14% लगभग हमें रिजर्वेशन है। ओबीसी को 6% रिजर्वेशन है। ओबीसी लोगों ने बड़ा एक जुलूस पिछले दिनों वहां पर निकाला था और हाईकोर्ट में कई याचिकाएं पड़ी हुई हैं। कुल मिलाकर संवैधानिक प्रावधान नहीं कि 50% से अधिक आप रिजर्वेशन कर सकते हैं, लेकिन तमिलनाडु में किन्हीं खास परिस्थितियों में है। तो इन वर्गों के बीच एक बड़ी अपेक्षा वहां रही है और बड़ी शिद्दत से वो कहते रहे कि अलग राज्य बनने के बाद हमारा एक रिप्रेजेंटेशन बढ़े। आपके कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर असंतोष तो है, लेकिन यह असंतोष कम से कम हमारे सर्वे के अंदर नजर नहीं आता। संजय जी, क्या जो असंतोष है उसको हम कैप्चर करने में नाकाम रहे, या ये कांग्रेस का दरअसल हालत इतनी खराब थी वो कोई कंटेस्ट ही नहीं दे पाई, उसको मुद्दा नहीं बना पाई? नहीं, जैसा हरिवंश जी ने जिन समुदायों के बारे में जिक्र किया, आदिवासियों के बारे में, दलितों के बारे में और ओबीसी के बारे में, सर्वे इसको काफी हद तक कैप्चर करने की स्थिति में है। अगर आप दूसरे आंकड़ों को देखेंगे तो देखेंगे आदिवासियों में भी, गोंड और दूसरे आदिवासियों को अगर देखें, तुलना करें तो बीजेपी के बारे में उनमें थोड़ा असंतोष है, लेकिन इस असंतोष को कांग्रेस भुना नहीं पा रही है। और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, इनको उनका वोट जाता हुआ अभी दिखाई पड़ रहा है। दलितों का जहां तक सवाल है, दलितों में स्पष्ट रूप से अभी भी दलितों के लिए पहली पसंद कांग्रेस ही है, बीजेपी नहीं है। तो ये जो असंतोष की बात हरिवंश जी कह रहे हैं वो सर्वे भी कैप्चर कर पा रहा है। ये जोगी फैक्टर, राकेश सिन्हा जी, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। 25 मई को नक्सली हमला होता है, प्रोपेगेंडा मशीनरी दोनों तरफ से काम करना शुरू कर देती है। नाम लगने लगता है कि भाई कहीं बीजेपी वालों ने पक्की सुरक्षा बंदोबस्त नहीं किए थे क्या, कहीं कोई साजिश तो नहीं हुई, उल्टा काउंटर अटैक हुआ कि नहीं कहीं अजीत जोगी ने तो नहीं करा दिया। यहां पे प्रोपेगेंडा ने कितना काम किया है कि आपकी तरफ लोगों का रुख अभी भी सकारात्मक है? देखिए, दिल्ली में बैठकर जो प्रोपेगेंडा हुआ उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो जानते हैं कि वहां कांग्रेस की स्थिति क्या है और कांग्रेस में कितनी फैक्शनल फाइट थी, और जिस ट्राइबल लीडर को एलिमिनेट किया गया है उसके कारण कांग्रेस को खामियाजा तो हुआ, लेकिन नेट फायदा अजीत जोगी के फैक्शन को हुआ। कौन मारा कौन नहीं मारा ये तो जांच का विषय है। और अजीत जोगी, वहां पर आपके स्थानीय नेताओं ने कहा ना कि अजीत जोगी ने कराया। वो बीजेपी के लोगों ने क्या कहा, अभी जो मुद्दा ये है कि अजीत जोगी ने कांग्रेस को अपनी परिवार की पार्टी बना दी है, जिसके कारण कांग्रेस का आम कार्यकर्ता जो उसका एक्टिव होता है वह भी असंतुष्ट है। लेकिन जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसको अजीत जोगी काउंटर नहीं कर सकते हैं, कि जो बिजली, पानी और सड़क, ये 3 बातें और शिक्षा है, 4 बातों में अगर किसी राज्य सरकार के बारे में 50%, 42% लोग कह रहे हैं कि काम अच्छा कर रहा है, तो उस राज्य सरकार को मैंडेट जाता है। और मुझे लगता है कि रमन सिंह की सफलता का एक और कारण मैं आशुतोष जी बताऊंगा, जो कारण है कि रमन सिंह एक लो प्रोफाइल चीफ मिनिस्टर के रूप में अपने को पेश किया है। एक छोटे राज्य का मुख्यमंत्री ने दिल्ली पर कम ध्यान दिया जो बाकी मुख्यमंत्री करते हैं, और छत्तीसगढ़ पर कंसंट्रेट किया है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के लोगों से उनका सीधा संपर्क है और उनकी लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा कारण। विवेक जी, जैसा कि हमारा सर्वे बिल्कुल स्पष्ट दिखाता है कि भाई एक 10 साल का चीफ मिनिस्टर है और जिसको जब चीफ मिनिस्टर बनाया गया तब उनको खुद ही हैरानी हो रही थी कि मुझे क्यों चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है, और अब ये सर्वे कह रहा है कि तीसरी बार भी मुख्यमंत्री के तौर पर आते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो विकास की जो बात हो रही है, जैसे सड़क के मसले में 47%, बिजली के मसले 52%, स्कूल के मसले 42%, पीने का पानी 52%, ये जो आंकड़े हैं ये इस बात को कह रहे हैं कि देश के चुनाव पूरी तरीके से बदल गया। अगर आप विकास की बात करेंगे, विकास करते हुए दिखेंगे तो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा समर्थन।
नहीं आशुतोष जी, मैं भी गया था, असल बात मैं भी गया अभी छत्तीसगढ़ और मैं घूम करके आया हूं, भिलाई वगैरह स्टील प्लांट वगैरह भी मैं गया। आप सहमत नहीं है? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि ग्रास रूट पर अगर आप रोड पर चलेंगे और लोगों से बात करेंगे तो जो असंतोष व्यक्तियों में है कि रायपुर से अगर निकल जाएंगे और बिलासपुर तक जाएंगे तो आपको जो मॉल्स दिखाई दे रहे हैं वही डेवलपमेंट दिखाई पड़ेगा। तो आप स्टेशन पर भी अगर देखेंगे तो पानी पीने के लिए नहीं है। तो मैं इससे बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूं कि जनता वहां की बड़ी संतोष कर रही है और ये आंकड़े उसको जो असंतोष है उसको वो कैप्चर कर पा रहे हैं। और तीसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि आप जब मोदी को वहां बुलाते हैं और अगर आप सचमुच एक स्ट्रांग विकेट पर हैं तो आपको उस राष्ट्र लीडर की आवश्यकता नहीं पड़ती कि आपके वोट को आके कंसोलिडेट करेगा। तो कहीं नहीं, अगर आपके पास मैच विनर है तो वो तो उसका इस्तेमाल होगा। इसका मतलब यह हुआ कि आप स्ट्रांग विकेट में नहीं है, आप अपने पिच हिटर को बुला रहे हैं। नहीं, आप ये कहेंगे कि तेंदुलकर को नहीं खिलाएंगे हम नंबर 1 टीम में, ये कौन सी बात हुई? अगर आप राहुल गांधी भी नहीं जाना, अगर स्ट्रांग विकेट पर हैं वो लोग तो वो नहीं बुलाएंगे। आप ये देखिए कि बिहार में कितनी बार नीतीश कुमार ने नहीं आने दिया मोदी को, और नीतीश कुमार बड़े स्ट्रांग विकेट। विवेक, इसका मतलब एक सवाल को होता है, एक सवाल यहां पे दो है। पहला सवाल इस बात को लेकर कि जिस आप डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं वो डेवलपमेंट रिलेटिव होता है। अगर आज आप दिल्ली जाएंगे आपको लगेगा छत्तीसगढ़ का विकास नहीं हुआ, ये गुजरात का विकास नहीं हुआ, लेकिन अगर उसी विकास को अगर आप 10 साल पहले के विकास से देखेंगे तो और उसके आधार पर लोग अपना मानदंड तय कर रहे हैं। तो रिलेटिव डेवलपमेंट की बात करें ना, आशुतोष जी, वो तो जीरो से शुरू हुआ था, फिर तो छत्तीसगढ़, और जब जीरो से शुरू होगा तो बट नेचुरल है कि आपका डेवलपमेंट जो आपका बेस है, इकोनॉमिक बेस है, वो कितना छोटा है, और इकोनॉमिक बेस पे हाई ग्रोथ आपको हमेशा अच्छी लगेगी। बट लेकिन अगर आपका बेस बढ़ जाएगा तो आपको वो ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ेगी। आप जो ये कह रहे हैं, चलिए मैं ये भी मान लूं कि असंतुष्ट हैं लोग, लेकिन प्रभु एक चीज, और ये आप से भी जुड़ा सवाल है लेकिन प्रभु से रिस्पांस चाहूंगा। अगर हम कोई तीसरे पार्टी की बात करें, छत्तीसगढ़ में लगता था कि हाथी थोड़ा मजबूत हो सकता है, वो 6.1 पर थे, आज भी 6% पर हैं। क्या एक विकल्प देने में बाकी पार्टियां भी वहां पर नाकाम रही हैं? जो दलितों के गुस्से की बात हुई है, ट्राइबल्स के गुस्से की बात हुई है, अगर गुस्सा है भी तो उनके बीच सिर्फ चॉइस ये है, या तो बीजेपी जाएंगे या कांग्रेस जाएंगे। नहीं, वहां अगर आप सारे हिंदुस्तान को लेकर के चलें तो आपको देखा होगा जहां भी दो पार्टियां मजबूत हैं, चाहे वो रीजनल पार्टियां नहीं है, झगड़ा उन्हीं में हो रहा है पिछले 20 साल के अंदर। रीजनल पार्टी जैसे एआईडीएमके, डीएमके हो गया, जहां पर जैसे लालू और जेडीयू हो गया। जेडीयू की हालत क्या होगी मुझे पता नहीं, उसके बाद जो है कि जेडीयू की जिस तरह की रैली मोदी की हुई है, वहां लगता है कि जेडीयू मार्जिनलाइज हो जाएगा, लालू और बीजेपी के में झगड़ा होगा। ऐसा मैं एक साथ से कह रहा हूं, मेरा मानना अभी सर्वे की बात नहीं, सर्वे जो है मैं इसको बात नहीं कर, मैंने शुरू में पॉइंट उठाया था कि छत्तीसगढ़ के अंदर एक ही लीडर है, रमन सिंह इस वक्त। अजीत जोगी को जैसे उनकी अपनी पत्नी को टिकट दिलवा दिया, अपने बेटे को टिकट दिलवा दिया। जो ये बात मैं आपको टोकूं, क्या ये लीडर पे वोटिंग हो रही है या डेवलपमेंट में वोटिंग हो? अब विकास पे हो रही है या क्यों? करिश्मा रमन सिंह के अंदर नहीं, मोदी से तुलना नहीं कर सकते ना नीतीश कुमार। पिछले लोग विकास में वोट देंगे। एक मिनट, आपने कहा लीडर के ऊपर, पिछले आपने 1 महीने के अंदर आंकड़े निकाले हैं, 98 घंटे डिस्कशन मोदी के ऊपर हुई है 1 महीने के अंदर, सब चैनल में मिला करके। तो आप जब कहते हैं कि 98 घंटे आपने मोदी के ऊपर खराब कर दिए, इतनी पब्लिसिटी करते तो उनको 150 करोड़ रुपए देना पड़ता कम से कम आप लोगों को, उनको फ्री में पब्लिसिटी मिल गई। जब हम और आप ये सोचते हैं कि मोदी के ऊपर डिस्कशन करना है और राहुल ये करना है, राहुल छींकते तब भी दिखाते हैं आप, राहुल कहीं और जाते वो भी दिखाते हैं, मोदी आपको भी लगता है अनफॉर्चुनेटली डेवलपमेंट इशू, मोदी जो आपने शुरू में कहा कि डेवलपमेंट, रमन सिंह के बारे में इन्होंने जो कहा कि जीरो से शुरू हुआ, पॉजिटिव से शुरू हुआ, रमन सिंह के सामने अगर कोई अच्छा सा नेता खड़ा कर देते, चाहे वो दागी होता, जो करप्शन तो मुद्दा ही नहीं है, चैलेंज करता कोई, पोल में करप्शन मुद्दा है ही नहीं, 2% लोग कहते करप्शन मुद्दा है। करप्शन इस देश के अंदर मुद्दा होने वाला नहीं है। नेगेटिव जो पॉलिटिक्स चल रही है इस देश के अंदर, हर आदमी कहता है, वो अपने नरेंद्र मोदी कहते हैं राहुल ने ये कर दिया है, कांग्रेस, और वो कहते हैं उसने ये कर दिया। पॉजिटिव एजेंडा जो आना है, रमन सिंह से मुंह से आपने कभी भी नेगेटिव बात नहीं सुनी होगी आज तक। नेगेटिव बात नहीं करते, वो पॉजिटिव नेता हैं, इसलिए वो पॉजिटिव बात करते हैं, और उनके सामने कांग्रेस ने कोई नेता नहीं दिया, उसकी वजह से हो रहा है। मैं करिश्मा के बारे में बात नहीं कर रहा, नहीं एक करिश्मा है। देखिए, आप पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो मैं डेवलपमेंट को इसलिए तरजीह नहीं दे रहा हूं क्योंकि आप जब ग्रास रूट पे जाते हैं तो एक जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, वो कॉम्पोजिशन है कि वहां ट्राइबल है और एक ठाकुर जाता है। जब कैसे इस बात को इनकार कर सकते हैं कि जब पूछा गया कैसा रहा रमन सरकार का काम का, तो 66% अप्रूवल रेटिंग। पानी जो बात कही होता है 2008 में बात मान नहीं रहा, इससे कम मैं यही जानना चाह रहा हूं आशुतोष जी, बिलासपुर के अंदर अगर बिलासपुर के अंदर 15 कॉन्स्टिट्यूएंसी लेकर के यही सर्वे कर लीजिए, आपको गलत मिल जाएगा। चलिए जो आप बात कर रहे हैं संजय, मैं आपसे चाहूंगा ये जानना, जो 2008 में अप्रूवल 51% था, वो घटकर 47% आ रहा है।
कामकाज कैसा था, उसमें अप्रूवल रेटिंग्स 72% थी, घटकर 66% आ रही है, थोड़ी घटत है, लेकिन जहां 50 सीटें थी, हमारा जो आंकड़ा है, जो ये वोट शेयर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसको तो कहीं ज्यादा पार करते दिखाए। हम अपने दर्शकों को बता दें, हम 8:30 बजे वोट कितनी सीटों में तब्दील होंगे ये बताएंगे, ये अभी हम रोके रखेंगे, लेकिन लगता है कि ये बहुत बढ़ जाएगा। ये कैसे हुआ? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो मिक्स्ड रिस्पांस डेवलपमेंट पर भी है, अस्पतालों की बात की और किसान और जो सिंचाई की सुविधा की बात की। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि भाई चलिए मिक्स रिस्पांस, कहीं भी जाए, इसी कमरे में बैठे किसी आदमी बात करिए 100% का, तब ये जो 66% अप्रूवल रेटिंग है और वोट शेयर जो 6% का इजाफा बता रहा, एक 2 बार की इनकम्बेंट गवर्नमेंट 6% का जंप, ये तो अपने आप में, लेकिन कामकाज से खुश होने वाले थोड़े कम हो रहे हैं। हाँ, देखिए एक चीज तो है, एक तो है कि अगर हम कम होने वालों का अनुपात देखें तो बहुत बड़ा अनुपात नहीं है, थोड़ा कम हुआ है। इसका एक कारण और भी है कि डिससेटिस्फैक्शन तो थोड़ा सा हुआ है अगर 2008 से तुलना करें तो, लेकिन जो वोट इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि ऑल्टरनेटिव नहीं है, कांग्रेस नजर नहीं आ रही है, कोई दूसरी पार्टी नजर नहीं आ रही है, तो ये और ऑल्टरनेटिव के अभाव में, और कई बार सरकार के कामकाज से आप भले थोड़े बहुत असंतुष्ट हो, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर की अपनी छवि है, कई फैक्टर काम करते हैं जब लोग वोट देने जाते हैं, तो और उसमें रमन सिंह का फैक्टर भी काम कर रहा है कुछ। हरिवंश जी, क्या खुद कुल्हाड़ी मार ली अपनी? जी, मैंने लगभग 12-13 पोल करवाए हैं और स्टडी किए हैं। ये संतुष्टि की जो बात करते हैं, किसी भी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को 50% अप्रूवल वोटिंग मिली नहीं आज तक। इन्होंने भी किया, कहीं इन्होंने इंडियन के लिए भी किया, मैंने उसको भी देखा है। ये है मुद्दा है। 66% किसी को नहीं दिया आपने अप्रूवल रेटिंग। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर कम भी हुआ तब भी 66% बहुत है। बिल्कुल। हरिवंश जी, क्या कांग्रेस ने दरअसल छत्तीसगढ़ में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है? दरअसल कांग्रेस ने उस ढंग से रमन सिंह के मुकाबले अपने किसी एक व्यक्ति को ऐसा खड़ा किया ही नहीं या विकसित किया ही नहीं जो रमन सिंह के मुकाबले अपनी एक जगह बना सके। दरअसल वहां कांग्रेस को अजीत जोगी ने कभी छोड़ा नहीं, और यह सही बात है कि अजीत जोगी उसको अपने परिवार की प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं। इसका संदेश लोगों में है। अपनी पत्नी को टिकट दिलाया, बेटे को टिकट दिलाया, खुद मुख्यमंत्री के दावेदार थे। ऐसा माना जाता है कि उनको कांग्रेस हाईकमान ने कहा कि नहीं, हम आपको लोकसभा में ले जाएंगे या हम केंद्रीय राजनीति में ले जाएंगे। तो एक जैसा मैंने शुरू में कहा कि अजीत जोगी कांग्रेस के लिए संकट भी है और एसेट भी है। संकट इस रूप में क्योंकि वो कांग्रेस को अपने से आगे नहीं जाने देना चाहते, और पिछले चुनाव में पूरे देश को पता है कि किस तरह उन्होंने कांग्रेस के 7-8 कैंडिडेट्स को हरवाया, और ये कांग्रेस हाईकमान को भी पता है। इसलिए वो एक तरह से बहुत कांग्रेस के ऊपर उनका बहुत बड़ा कब्जा है, और वो खुद को ट्राइबल कहते हैं, लेकिन ट्राइबल वो है नहीं। ट्राइबलों में उनका एक्सेप्टेंस नहीं है। वह दलित है, दलितों को इस बार उन्होंने काफी इकट्ठा करके रखा है। तो कांग्रेस के अंदर यह वो पैदा नहीं हुई कि कोई एक हम ऐसा विकल्प में लीडर खड़ा कर सके। कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं विकल्पहीनता की स्थिति है, और जो विकल्प भी उसकी साख नहीं। राकेश जी, रमन सिंह ने के काम को आप किस तरीके से आंकेंगे? क्या कौन सी एक ऐसी योजना थी जिसने उनको पिछली बार कहा गया कि वो चावल बाबा है, अब इस बार क्या? देखिए, रमन सिंह ने इस टेन्योर में 2 बातों पर कंसंट्रेट किया। एक तो उन्होंने सड़क और रोड ट्रांसपोर्ट, दूसरा उन्होंने वाटर सप्लाई, जो कि छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी समस्या थी। ये गांव तक, छोटी बस्तियों तक, जिसका लाभ दलित और ट्राइबल दोनों को मिल रहा है। एक ये। दूसरी बात, जो उन्होंने सलवा जुर्म के खिलाफ संघर्ष किया था, बौद्धिक जगत में चाहे उस पर जितनी इस पर बहस हो जाए, में तो समर्थन में वही कर रहे थे। बौद्धिक जगत में जितने इस पर बहस हो जाए, उसका विरोध हो जाए, लेकिन स्थानीय स्तर पर ट्राइबल में इसका एक अच्छा इंपैक्ट था। यही देखें, जो कांग्रेस का नेता मारा गया वो सलवा जुर्म का संस्थापक था, और उसका समर्थन देखने को मिला जब उनकी हत्या हुई। उसके बाद जो ट्राइबल में समर्थन हुआ, एक बात, लेकिन उसके बाद आशुतोष जी, मैं ये भी तो बात कहनी पड़ेगी, आप कह दीजिए ना मेरे बात। आशुतोष जी, मैं एक बात जो जोड़ना चाहता हूं। देखिए, कांग्रेस बीजेपी में एक बुनियादी अंतर है। भारतीय जनता पार्टी संगठन लगातार काम कर रहा है। सत्ता में आने के बाद संगठन समाप्त नहीं हुआ, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो काम दलितों में, ट्राइबल में बढ़ता जा रहा है। घर वापसी जो है, इस घर वापसी योजना तो एक छोटी से जो बहुत जरूरी है राष्ट्र हित में, लेकिन जो और आप थोड़ा छोड़ तो लगा, ट्राइबल में काम है, जैसे वनवासी कल्याण आश्रम का काम है, उसका निहितार्थ यही है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की एक संगठनात्मक मशीनरी काम करिए जो कांग्रेस के पास नहीं है। बिल्कुल।
कहीं ना कहीं संगठन का बहुत बहुत बड़ा असर इसमें नजर आ रहा है। और दूसरी बात है कि विकल्पहीनता की स्थिति है। तीसरी बात है कि सरकार ने अच्छा काम किया, जो हमारा सर्वे ये बताता है। इस चर्चा को ये विकल्पहीनता, मैं एक बात कह दूं यहां पर, विकल्पहीनता का आलम यह है कि अजीत जोगी वहां पर पार्टी को दो फाड़ करते दिख रहे हैं और एक चरणदास महंत हैं, वो सोने की खुदाई में लगे हुए हैं। वो छत्तीसगढ़ के चुनाव नहीं वहां तैयारी कर रहे हैं, वो खुदाई में लगे हुए हैं। चलो छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आप कहीं भी जाएंगे ठीक 8:30 बजे हम आपको बताएंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ के अंदर जो हमारा वोट शेयर बता रहा है उसके आधार पर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और वाकई क्या होगा। छोटे से ब्रेक के बाद।